हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे PYQ सीरीज में। इस वीडियो में हम वर्ष 2022 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। यह पार्ट 3 है वर्ष 2022 के आए हुए प्रश्नों का। जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं। कक्षा 6 की परीक्षा में बहुत आसान और बहुत ही बेसिक के नज़दीक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 20 प्रश्नों में से सिर्फ 2-4 प्रश्न, यदि 2-4 प्रश्न छोड़ दिए जाए तो बाकी प्रश्न तो बिल्कुल लोअर रेंज के होते हैं। 1-2 प्रश्न होते हैं वो मीडियम रेंज के। एक आध प्रश्न कभी टफ पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो नहीं होता है। सारे प्रश्न क्या होते हैं, बहुत ही एवरेज लेवल के हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। अब एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। देखिए बाबू, घन घन क्या है? तो घन बाबू इसको बोलते हैं, घनाभ के बारे में हमने आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। घन किसको बोलते हैं बाबू? तो देखिए, घन माने ऐसा घनाभ जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो घन क्या हो जाता है, घनाभ क्या हो जाता है, घन बन जाता है। तो जैसे कि आपने लूडो वाला गोटी देखा होगा, लूडो जब खेलते हैं तो पासा देखा है ना, जब पासा को ऐसे फेंकते हैं तो जो पासा होता है वो क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब होता है। तो मान लीजिए कि वही एक क्यूब है। या एक बच्चे खेलते होंगे वो रंग कलर वाला जो कि मैच करते हैं ऐसे क्यूबिक, जिसको अलग अलग तरह से ऐसे ऐसे करके और रंगों को क्या करते हैं, एक जगह सेट करते हैं। बहुत फास्ट आपने देखा होगा उसको, कोई बच्चे तो उसको खेलते भी हैं। तो उसी को बोला जाता है क्यूब। क्या बोला जाता है? क्यूब, अर्थात घन। घन का मतलब ही होता है बाबू, क्या होता है? क्यूब। घन, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब बोलते हैं घन को। तो इस घन को जिसकी भुजा क्या है बाबू, 6 सेंटीमीटर, मतलब अब घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। 6 सेंटीमीटर ये भी है तो 6 ये भी होगा, 6 ये भी है तो 6 ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। जितनी आपको दिख रही हैं सब क्या है, 6-6 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। इसका सारी भुजाएं जो कितनी हैं, 6 सेंटीमीटर की हैं। तो घन की भुजा कितनी दे दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। कितनी दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन का फार्मूला होता है बाबू, घन का आयतन का फार्मूला होता है। क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है बाबू भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। अब देखिए, क्यूब है तो क्या हो गया, 3 बार। क्यूब का मतलब क्या हुआ कि हम 3 बार गुणा करेंगे भुजा का। भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा के घाते 3, भुजा के घाते 3। जब 3 बार मतलब घात पे चढ़ा है, मतलब भुजा क्यूब, या भुजा को 3 बार गुणा करेंगे। ये इसके आयतन का फॉर्मूला होता है। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो ये क्यूबिक वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? क्यूबिक वॉल्यूम। तो ये क्यूब का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। मतलब इसके भुजा साइड का क्यूब हो गया। ठीक है, साइड मतलब भुजा होती है। खैर देखिए, 6 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघला दिया गया बाबू, इसको पिघला दिया गया और क्या बनाया गया, 27। अब इसको पिघलाकर, सोचिए कि इतना बड़ा क्यूब था, उसको पिघलाकर आपने जो लूडो है उसकी जो पासा उसको बना दिया। अब इतना छोटा छोटा पासा बना दिया गया ऐसा, ठीक है ना। अब ये छोटा छोटा पासा आपके पास ऐसे 27 पासे हो गए बाबू। तो पूछ रहा है कि यह जो पासा बना है, यह जो क्यूब बना है, घन बना है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है। इसकी यह भुजा की लंबाई मान लीजिए ए है। क्या है? ए है। सारी भुजाओं की लंबाई क्या है? ए है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो इसका आयतन, अगर इसका आयतन आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो इसका आयतन, यदि भुजा ए हो तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। लेकिन ऐसे कितने बनाए गए हैं, 27 बनाए गए हैं। तो बाबू जब इसी को पिघलाकर 27 ऐसे बना दिए गए हैं, तो ये जब पिघला होगा और 27 बन गया होगा, तो खास बात क्या रही होगी कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है और इन 27 का जो आयतन होगा और इसका आयतन होगा वो बराबर होगा। इसका आयतन इस पूरे 27 के आयतन के बराबर होगा। यही यहाँ का कंसेप्ट है कि जब किसी भी चीज़ को पिघलाकर बनाया जाता है तो जो पहले आयतन रहता है बाद में आयतन वही रहता है। ठीक वैसे ही चाहे पानी को आप गिलास में रख दीजिए चाहे थाली में रख दीजिए, उसका आयतन नहीं बदलता है, क्योंकि पिघला दिया गया तो द्रव रूप में बना, तो द्रव का आयतन नहीं बदलता है। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो जानेंगे जैसे ही कक्षा 6 में जाएंगे साइंस की किताब में कि द्रव अपना आयतन नहीं बदलता है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आपके सामने दिख रहा है कि इसका आयतन सेम रहेगा। तो आइए, जब इसका आयतन क्या होगा बाबू, 6। देखिए अब इन दोनों का आयतन, मैंने बड़े वाले, बड़ा जो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर 27 छोटे घन का आयतन। 27 छोटे घन का आयतन, 27 छोटे घन का आयतन।
तो बड़े घन का आयतन कितना है, बड़े घन भुजा कितनी है 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, और 27 छोटे घन माने 27, एक घन का आयतन कितना है a क्यूब है, तो 27 घन का आयतन क्या हो जाएगा 27 गुणे a क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है यही a निकालना है आपको, तो देखिए 27 इधर गुणा है तो इधर क्या कर देंगे, इधर आकर भाग हो जाएगा, तो 6 का क्यूब अब बटे में 27 आ जाएगा बराबर a का क्यूब। अब देखिए बाबू क्या करेंगे, ये 6 का क्यूब है तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही 6 का क्यूब, और नीचे क्या लिख सकते हैं 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 क्यूब का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 के क्यूब को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ना, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिली नौतली 27, तो a क्यूब। अब देखिए काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो आपने क्या पाया कि a क्यूब बराबर कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो a क्यूब बराबर क्या आया 2 कितनी बार है 2 है 3 बार है, तो ये 3 वाला हट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 2, और यह 2 क्या है सेंटीमीटर में है, यह 2 क्या है बाबू सेंटीमीटर में है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, बी आपका सही हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या बेसिक रूल है, तो इसका बेसिक रूल क्या कहता है बाबू, देखिए ये बेसिक रूल है, ये जो घन का होता है रूल होता है, मतलब a क्यूब बराबर b क्यूब, यदि ऐसा कुछ आए तो इसका मतलब यह होता है कि a बराबर b, मतलब जैसे कि हमने लिखा था कि a क्यूब बराबर 2 का क्यूब, क्या लिखा हमने 2 का क्यूब, तो 3 से 3 हटा दिए, और यह a है तो a है, और इसके बराबर ये जो मान लो b है तो b, a बराबर b लिख सकते हैं, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो यह रूल है बाबू कि a क्यूब बराबर b क्यूब, तो a बराबर b होगा, यह क्यूब का रूल होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों 3 3 हटा दीजिए, आराम से a बराबर 2 लिख लीजिए। अब क्यूब का रूल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे PYQ सीरीज है, तो अगले सवालों को हम देखेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो कंसेप्ट था वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया, बहुत कठिन सवाल नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे एक क्यूब का रूल लगा है कि क्यूब को कैसे सवाल को हल करेंगे, और एक घन का आयतन क्या होता है उसका फार्मूला लगा है, दूसरा कि इसका आयतन नहीं बदलता है, ये एक कंसेप्ट लगा है। तो एक कंसेप्चुअल सवाल है, मैंने ठीक ठाक सवाल है, यह कठिन सवालों में गिनी जाएगी कक्षा 5 के बच्चों के लिए। तो देखिए अगली सवाल आसान है बाबू। अगली सवाल देखिए, अगली सवाल आपके सामने आसान है, मिटा दिए हैं, तो आप वीडियो को रोक कर पीछे से देख सकते हैं, वीडियो को पीछे कर लीजिए, कर आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को क्या लिखा गया था, ये तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगली सवाल 2 नंबर वाली सवाल क्या है, 2 सही 1/17 भागे 7/10 गुणे 1 सही 1/33, तो इसका क्या सही है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भाग है, तो रूल क्या होता है बाबू, तो रूल यह है कि a/b भागे c/d, मतलब ऐसा कुछ आवे तो क्या करेंगे a/b, और भाग को गुणा में लिखेंगे और इसको पलट देंगे, माने d/c लिख देंगे। यह भाग का नियम होता है बाबू, किसका नियम होता है, भाग का, कि a/b भागे c/d, मतलब जैसे 17 दूनी 34 1 35, ये तो पता है आपको ना कि 17 दूनी 34 1 35/17 लिखते हैं, इतना तो जानते ही होंगे, और भागे है 7/10, और यह गुणे 33 एकम 33 1 34/33, ठीक 34/33। तो यह देखिए अब यह क्या होगा, अब देखिए जैसे यह भाग है 35/17, देखिए जैसे a/b है a/b लिख दें, तो इसी तरह ये भी लिख दिए, a और b को ऐसे ही उतार दिए, फिर भागे है तो भागे को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, भाग बदल जाएगा गुणा में, तो गुणा में जैसे ही बदलेगा इनको कहेगा भैया हम आपको पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे, तो 10/7 कर देंगे, जैसे c/d था तो क्या हो गया d/c हो गया, तो उसी तरह इसको क्या कर देंगे 10/7 कर देंगे बाबू, और यह जैसे है गुणा वैसे ही रहने दीजिए 34/33। अब सब गुणा में हो गया, भाग भी गुणा में हो गया। अब देखिए आराम से काट सकते हैं, 7 से 35 को काटेंगे क्या होगा 7×5 = 35, और कटेगा तो देख लीजिए 70 से कटेंगे 34 को, 70 दूना 34, और कटेगा 33 से नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 और 10 दहा में 100, और 100/33, तो इसको बेटा क्या लिखेंगे 100/33, भाग दे देंगे। अब भाग दे लीजिए, आप लोगों को दिक्कत हो तो भाग दीजिए, ये तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, 3 बार जाएगा 33 × 99, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3 सही 1/33,
33, 3 सही 1/33। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए मिल रहा है कहीं पर, तो ये ऑप्शन नंबर ए 3 सही 1/33। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस सवाल को भी हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। रूल क्या था कि भाग गुणा में बदलता है, और जैसे गुणा में बदलेगा सामने वाले को पलट देगा, क्योंकि भाग गुणा में बदला है तो उल्टा हुआ है, क्योंकि भाग उलटता है किसमें, गुणा में, तो सामने वाला का पर प्रभाव पड़ेगा इसका, कहेगा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बदल देंगे, पलट देंगे। तो देखो पलट दिया है और पलट कर गुणा कर दिया है, बात हो गई बराबर। चलिए अगले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर बीमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई है। ऐसा सवाल हमने पहले भी कर चुका है कि फर्श पर टाइल लगाना है तो उस टाइल्स की बीमा क्या होगी, उस टाइल्स का एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, या एक टाइल्स मतलब टाइल्स की संख्या कितनी होगी। ये पिछले प्रीवियस ईयर 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया है। समझ लीजिए यह सवाल कितनी इम्पॉर्टेंट सवाल है बाबू। हाँ, ऑप्शन भी आपके सामने है। अगला सवाल हम अगली इसके बाद करेंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो कमरे की लंबाई देखो आपको दिया है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, कमरे की चौड़ाई पूछ दिया है बाबू आपसे। तो मान लीजिए कि ये आपका रूम है, आपका ही घर है, अपना ही घर समझिए इसे। तो देखिए जब ये आपका घर है तो, और इसकी लंबाई आप कितनी है, 15 मीटर है। घर काफ़ी बड़ा है बाबू, 15 मीटर यदि लंबाई रखो तो घर की लंबाई क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ा रूम बनेगा। और 15 मीटर देखिए लंबाई है, और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है कि बाबू बताइए चौड़ाई कितनी होगी। हाँ, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है बताते हैं, लेकिन उसके पहले क्या कुछ और भी पता होना चाहिए कि ऐसे कैसे बता देंगे। तो पता यह है कि इस पर संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर बीमा की टाइल लगानी है। कितनी टाइल लगानी है, अब इसमें एक टाइल लगा दिया आपने, टाइल लगा दिया, छोटे छोटे टाइल्स लगा रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टाइल्स लगा रहे हैं बाबू, और ये टाइल्स ही आपको लगाना है, ठीक है ना। जिसकी माप क्या है आपके पास दिया है, तो इसमें से एक टाइल्स मतलब यह जो छोटा टाइल है, यह टाइल इसकी क्या है, बीमा। बीमा मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बीमा क्या है, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर देखो लंबा है और 12 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। तो यह इसकी चौड़ाई हो गई और यह क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। जैसे यह लंबाई हो गई बाबू, और यह क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। चौड़ाई आपसे पूछ रहा है तो चौड़ाई रहने दीजिए ऐसे ही। तो देखिए 7500 टाइलें, और ऐसी कितनी टाइलें लगती हैं बाबू, 7500। इस 7500 टाइल्स लगा दोगे तो पूरा आपका जो आपका अपना घर है उस पर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एकदम आपका पूरा फर्श भर जाएगा। तो देखिए आइए चौड़ाई निकालते हैं। खास बात क्या है इसमें कि पूरे कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वह एक टाइल्स के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा, बल्कि पूरे 7500 टाइल्स के क्षेत्रफल बराबर होगा। क्योंकि एक टाइल्स का क्षेत्रफल तो बहुत छोटा आएगा, लेकिन 7500 टाइल्स का यदि क्षेत्रफल हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक टाइल्स के क्षेत्रफल के पूरे रूम के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 7500 टाइलों का क्षेत्रफल पूरे रूम के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आपके कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। आप पता है क्या होगा, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 7500 टाइल्सों के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, के क्षेत्रफल के बराबर होगा, का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर तो हमने पहले ही कर दिया है। तो देखिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यह आयत है। क्या है यह बाबू, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल हमने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका है कि लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 7500 टाइल, और इसका एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 15 गुणे 12, 15 गुणे 12, क्योंकि यह भी आयताकार है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 गुणे 12 हो जाएगा। लेकिन बाबू यह क्या है, किसमें है बाबू, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह है बाबू सेंटीमीटर में है, और ये बबुआ किस में दिए हैं, 15 मीटर में दिए हैं। तो इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर होगा ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर। तो लंबाई के नीचे क्या लिखेंगे, 1500, और गुणे चौड़ाई, चौड़ाई तो आपको पूछ रहा है तो ऐसे ही रहने देंगे। 7500 क्या है, 7500 टाइल्स, क्योंकि इसमें 7500 टाइल्स बिछ रही हैं ऐसे ही, ठीक है। और यह क्या हो गया, 15 गुणे 12, ये सेंटीमीटर। अब देखिए यह भी सेंटीमीटर में हो गया, यह भी सेंटीमीटर में हो गया। अब दिक्कत की बात नहीं है, चौड़ाई भी आएगी किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी,
क्योंकि अब यहाँ पर सेंटीमीटर आप नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है। 15 में 12 का गुणा कर दीजिए बाबू। अब देखिए यह इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का ही चिन्ह होता है जब कोष्टक के बाहर कोई भी चीज़ ऐसे लिखी रहे। अब देखिए छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको जाननी है, कोष्टक के बाहर ऐसा ही कोई अंक चिपका रहता है तो उसका क्या होता है, अंदर वाली चीज़ में गुणा होता है। यही आपके लिए एक नया है, ठीक है ना। कक्षा 5 के बच्चे तो आपके लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विनिमय का नियम होता है, कक्षा 6 में आप पढ़ लेंगे। तो जब कोई भी कोष्टक के बाहर अंक चिपका हो, बीच में कोई चिन्ह न लगा हो, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट गुणा का चिन्ह आता है, अपने आप गुणा का चिन्ह आता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो 15 में 12 का गुणा कर दीजिए। 12 पाँचे 60, 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 0, 12 पचास 60 को 0 से al 6, 12 कम 12 6 18 हो गया। आप वैसे नहीं आता तो वैसे रख कर करिएगा, ठीक है, लेकिन इस तरह करना सीख जाइए। अब देखिए, अब चौड़ाई निकालनी है बाबू। तो 1500 का हमने बताया था कि जब हम पक्षांतर करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, 1500 चूँकि इधर गुणा है तो इधर अगर क्या हो जाएगा बाबू, भाग हो जाएगा। तो 7500 ऊपर लिखा ही है, गुणे है ये है, रहने दीजिए। 180 ऐसे ही रहने दीजिए, बटे में 1500 चौड़ाई में गुणा है तो क्या हो जाएगा, 1500 आकर इधर क्या हो जाएगा बेटा, भाग हो जाएगा। और चौड़ाई के नीचे ऐसे ही चौड़ाई लिख लीजिए, ठीक। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, 1500 का 7500 में भाग दीजिए तो डबल शून्य से डबल शून्य काट दीजिए। 15 पचे 75, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा और 5 गुणे 180, तो कितना हो गया, 18 पाँचे 90, एक शून्य लगा दिए 900। हमने आपको बताया था कि हमने किस में बदल दिया है, सेंटीमीटर में बदल दिया है। तो चौड़ाई किस में आ गई, सेंटीमीटर में। अब देख रहे हैं उत्तर में नहीं दिया है, बड़ा बवाल हो गया, कैसे होगा, नहीं कुछ नहीं हुआ है बाबू। देखिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। आंसर किस में है, मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है। आपको किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। तो चूंकि आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 900 सेंटीमीटर में 9 मीटर, 900 सेंटीमीटर में 9 मीटर। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कितनी आसान सवाल है, कर लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको समझ में आया होगा, वीडियो को रोक लीजिए, रोक कर आराम से सवालों को लिख लीजिए। यदि समझ में आ गया तो बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देख कर तो आपके सामने लिखने के लिए कोई वो नहीं है, आपके पास वीडियो हो तो बिना देखे अगर पहले लिख लेते हैं तो वैसे लिखिए, बिना देखे रोक कर पहले खुद से लिखिए, फिर देखिए कहाँ पे हम भूल रहे हैं या कहाँ पर गलती हो रही है हमसे। एक बार खुद से लगाइए, पहले समझ लीजिए, फिर अपने से लगाइए वीडियो को रोक कर। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर कहीं गड़बड़ हो जा रहा है तब फिर देखिए कि कहाँ गड़बड़ होगा। इससे क्या होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, आपकी समझदारी वाली पावर बढ़ेगी। नहीं तो देख कर आप छापेंगे तो थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग पावर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि समझ कर खुद से लगाइए, ठीक है ना। रोक लीजिए और फिर कहीं गड़बड़ फिर से देख लीजिए कौन सा भाग रहा है ये वीडियो। 4 नंबर आइए, 4 नंबर वाली सवाल देखिए बाबू। 4 नंबर वाली सवाल भी बड़ी अच्छी सवाल है, एक नया कंसेप्ट मिलेगा आपको इसमें। कह रहा है कि यदि 72 व 180 का महत्तम समापवर्तक, मतलब यश या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 36 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, तो बताओ। तो इसका एलसीएम बताओ। माने महत्तम समापवर्त मसा दे दे और लसा पूछे, तब क्या करेंगे, दोनों संख्या दे दिया है, दोनों संख्या दिया है, मसा दे दे तो लसा पूछे। तो आपके पास 2 तरीके हो जाते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इन दोनों का लसा निकाल लो। आप यदि आपको कुछ कंसेप्ट ना पता हो तो आप क्या करेंगे, 72, आप पहला मेथड तो यही लगाएंगे कि मेथड नंबर 1। यदि आपको कुछ ना आता हो तो इतना तो आता ही है कि भैया 72 दिए हैं और 180 दिए हैं, पूछ कर रहे हैं इनका लसा, तो हम इसका लसा निकाल देंगे ऐसे। पहला मेथड तो यही कहता है, तो चलिए इसको निकाल लीजिए। मेथड नंबर 1, 72 तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 36, 90 2 से काटेंगे तो 18, ये कितना हो जाएगा 45, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार दीजिए 45, ठीक, 45 ऐसे ही उतर गया, ठीक बाबू। फिर 3 से काटिए, 3 तिली के 9, 45 कटेगा, 15 तियाँ 45, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 पाँचे 15, 5 1 और यहाँ पर भी 1, तो लसा कितना आ गया आपका, जो एलसीएम है, लसा है, इसे कहते हैं लसा या लघुत्तम समापवर्त। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 2 3 है और फिर 5, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 तली के 24, 24 तियाँ 72, 72 पाँचे 360। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तली के 24 और 24 तियाँ 72 हो जाएगा बाबू। फिर 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 35 1 36, तो कौन सा हो गया 360।
ये आपका सही हो गया। यदि आपको ज़्यादा ना आता हो तो ऐसे भी लगा सकते हैं। चूँकि यह क्वेश्चन आसान है, यह चीज़ देखिए बहुत आसान है, 72 है और ये 180 है, थोड़ा सा कम है, यही थोड़ा बड़ा कर देगा तो आपको लगाने में टाइम लगने लगेगा। तो आप इस तरह से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस तरह से लगाएंगे तो टाइम टेकन होगा। तो आइए एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट बता देते हैं। बिल्कुल उस कंसेप्ट को जानने के बाद आप मुजबानी भी कर सकते हैं। ठीक है, दो कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बताएंगे और एक और तरीका बता देंगे, बहुत ही सरल तरीका। ठीक है, आइए देखते हैं, सीधे सीधे कर लेंगे। एक तरीका तो ये एक आपको और बता देते हैं, जो भी मुजबानी कर लीजिए। देखिए 36 क्या है, महत्तम समापवर्त है, और मौसा जो होता है बाबू वो क्या होता है, संख्या जो होती है वो मौसा की क्या होती है, मल्टीप्लायर होती है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर है और फैक्टर क्या होगा, संख्या क्या होगा, संख्या जब फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या मिलेगी। तो 36 का देखो ये कितना टाइम्स है, 36 2 टाइम्स है, मतलब 180 का 2 टाइम्स कर देंगे तो 360 हो जाएगा। मैंने 36 का कितना गुना है, 2 गुना है, तो 180 का 2 गुना कितना होगा, 360। तो मुजबानी कर लिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस कंसेप्ट पर होता है कि ये चूँकि अगर आप समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और संख्या क्या है, इसकी मल्टीप्लायर है, मतलब उसका गुणज है, ठीक है ना, गुणज है, तब तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, मुजबानी कर ले जाएंगे, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो एक कंसेप्ट और होता है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है ना, मेथड नंबर 3 या 2 ही, क्योंकि एक मेथड तो हमने आपको मुजबानी ही बता दिया, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इस वाले को देख लीजिए। इस वाले में यह है कि पहली संख्या, देखिए एक फार्मूला होता है बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, आपको लसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले फार्मूले से, बराबर मस गुणे लस। ठीक है ना, मस और लसा का मतलब समझते हैं ना, महत्तम समापवर्तक और लसा का लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है ना, SCF इंटू LCM। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है बाबू, 72 है, तो 72 लिख लीजिए, गुणे 180, दूसरी संख्या कितनी है, 180 है, बराबर के नीचे बराबर लिखिए। मसा कितना दिया है, 36 दिया है, वैसे ही रहने दीजिए। लसा आपसे पूछ रहा है तो लसा आप निकाल लीजिए। 36 का इधर गुणा हुआ है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए हर सवाल में यह चीज़ लग रही है, पक्षांतर वाला नियम, बटे में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बराबर लसा बचा इधर तो लसा लिख दिए हमने। ठीक, 36 से काट दीजिए, 36 दूना 72, 2 में 180 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 360। तो यह रहा तरीका नंबर 2, जिससे आपने लसा बिना LCM, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, जो भाग विधि हो या जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, उस दोनों विधियों को बिना किए हुए ही आप निकाल सकते हैं, सिर्फ इस फार्मूले से। यह फार्मूला याद कर लीजिए, आपको बहुत आगे तक काम देगा, जब तक आपकी नौकरी न लग जाए तब तक काम देगा। गणित का सवाल इसे बार बार पूछेगा, आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट हर जगह पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना, शिक्षक भर्ती एग्जाम में भी पूछता है, यहाँ तक कि BTC वाले एग्जाम में भी है, BTC के सिलेबस में है। आगे इन सब कई सारे चैप्टर्स, कई सारे मतलब अलग अलग लेवल्स में यह सवाल कॉमन सवाल होती है, बार बार पूछता है। या कक्षा 9 के नवोदय में पूछेगा, CHS में पूछेगा, आपका जो राष्ट्रीय आय में योग्यता परीक्षा होती है उसमें पूछेगा, विद्या ज्ञान परीक्षा में पूछता है। यह से क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं बाबू। तो कई तरीके हैं करने के, आप मुजबानी भी कर सकते हैं। आपको बताया कि 36 का 2 टाइम्स, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर ही होता है, संख्या इसकी मल्टीप्लायर होती है, 2 टाइम है तो 180 दूना 360। कहेंगे सर ऐसे ही लगता है बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में होता है। कोई अगली सवाल आएगी जो थोड़ा सा टफ लेवल की होगी तो उसमें यह कंसेप्ट काम देता है, जो हम आपको बता रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि जब तक उसको करके नहीं बताएंगे तब तक क्या समझ पाएंगे। तो चलिए अब उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन आपको 2 तरीके बताए हैं, दोनों, एक तरीके तो आप पहले से जानते थे और यह तरीका यह रहा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 5, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किमी दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। आपको बनारस से मिर्ज़ापुर जाना है, ठीक है, और बनारस स्टेशन पे आप पहुंच गए, ठीक है। 5 नंबर का हम हल करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, आप बनारस, ये स्टेशन है आपका, बनारस स्टेशन है बाबू, ठीक है ना, वाराणसी। तो आप वाराणसी स्टेशन पर खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, वाराणसी स्टेशन पे, ठीक। और वाराणसी स्टेशन पे है और आपको जाना है मिर्ज़ापुर स्टेशन पे, ठीक है ना, मिर्ज़ापुर, हाँ मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर स्टेशन पे आपको जाना है। तो मिर्ज़ापुर स्टेशन और इनके बीच की दूरी बाबू कितनी है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, या नियर अबाउट ही होगा मेरे हिसाब से, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रहे हैं कि 90 किमी दूर आपको यहाँ जाना है। आप बनारसी स्टेशन पर
एक ट्रेन है, ठीक है, कोई भी ट्रेन है, छुक छुक ट्रेन है, मान लीजिए कि छुक छुक ट्रेन है, और ये छुक छुक ट्रेन कैसे चल रही है, 72 किलोमीटर पर घंटा, घंटा मतलब हावर, ठीक है ना, किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है बाबू। ये इसकी क्या है, चाल है, चाल है मतलब स्पीड है बाबू, क्या है इसकी, स्पीड है, ये इसकी चाल है, चाल, चाल, ठीक है ना, दिख रहा है आप, चाल है, चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है, या स्पीड 72 किलोमीटर पर घंटा है। और कितने बजे चल रही है, 2:15 पर चल रही है। टाइम कितना है इसका, 2:15 PM, दोपहर को चल रही है 2 बजकर, ठीक है ना। किस समय पर चल रही है, इसका ये समय है, समय यह है, समय पर चल रही है। तो पूछ रहा है कि कितने बजे पहुंचेगी मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर कितने बजे पहुंचेगी, आइए लगाते हैं। देखिए चाल दिया है, दूरी दिया है, ये क्या है बच्चों, दूरी है, क्या है यह, दूरी है। आपको हम बताए थे कि समय बराबर क्या होता है, एकदम रट्टा मार लीजिए, समय बराबर दूरी भागे चाल। आपको क्या क्या पूछ रहा है, समय ही तो पूछ रहा है कि कितने बजे पहुंचेगी। एक समय आपको बता दिया, पहले तो पता कर लो कि कितने घंटे बाद पहुंचेगी, क्योंकि स्पीड आपकी किलोमीटर पर घंटे में है। तो दूरी कितना हो गया, 90 किलोमीटर, और चाल किस में है, चाल इसमें है 72 किलोमीटर पर घंटा, घंटा मतलब हावर, हावर माने घंटा, इंग्लिश में बोलते हैं हावर, ठीक है। अब देखो बाबू, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया, 90/72, 90/72 को भी काट कर आप छोटा कर सकते हो। तो 90 और 72 को छोटा करने के लिए 5 से काटेंगे, नहीं 18 से काटो, 18 5 90, 18 4 72, तो 5/4 क्या आ गया, ऊपर जाएगा ये घंटा, ठीक। तो 5/4 घंटा, और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं बाबू, खैर 5/4 तो देख रहे हैं खुद ही। अब देखिए ये बड़ा है ना, 5 बड़ा है ना, तो देखो भाग दे दो, इसमें कितना आ जाएगा, 1 सही 1/4 घंटा, 1 सही 1/4 घंटा, मतलब 1 घंटा और 1/4 घंटा प्लस 1/4 घंटा। 1/4 घंटे का क्या मतलब है, 60 मिनट का घंटा होता है, और 4 भाग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट। 1/4 घंटे का मतलब क्या हो गया, 15 मिनट। 1 घंटा, ठीक, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा कितना हो जाएगा, 15 मिनट। तो आपको मिल गया 1 घंटा 15 मिनट। समय कितना लग रहा है उसे, 1 घंटा 15 मिनट। तो अब देखो 2:15 PM हो रहा था, और इसमें 1 घंटा और 15 मिनट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बाबू, और 2 1 3 हो जाएगा। तो मतलब 3:30 PM पर यह गाड़ी क्या होगी, मिर्ज़ापुर धावा बोल देगी। 3:30 PM पर मिर्ज़ापुर धावा बोल देगी, गाड़ी वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इस तरह आप सवाल लगा सकते हैं बड़े आसानी से। ये भाग देने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए 4/5 4 1 कम 4, ठीक, 1 सही 1/4, 1/4 को 15 मिनट बदलना है। देखो 1/4 घंटा है, ठीक। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हम इस तरह से देखो, 1/4 घंटा है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60/4 तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट होगा कि नहीं होगा, ये मिनट हो गया, तो क्या आ गया 15 मिनट। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है आपको समझने में तो इधर से देख लीजिए, ठीक है ना। अब क्लियर है, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो अगला सवाल चलते हैं हम, ठीक है, अगले सवाल की तरफ। मिर्ज़ापुर तो आप पहुंच गए हैं, हाँ। अब देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में आप अपने ज़िले पर कब पहुंचते हैं, ठीक है। अपने ज़िले पर पहुंचिए, अपने ज़िले में जवाहर नवोदय में एक सीट पक्का कीजिए। चाहे CHS की तैयारी करो तो CHS BHU में अपनी एक सीट पक्का कीजिए। बड़ा शानदार मौका होता है CHS में पढ़ने का। हम लोग के साथ बच्चे सेलेक्ट होते थे तो जाते थे, उनका एक अलग भाव होता था। जब तैयारी करके आप सेलेक्ट होकर जाएंगे तो उनका एक अलग भाव होगा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। CHS से नवोदय में सेलेक्ट हो गए तो उनका एक अलग भाव रहता है। ऐसा लगता है कि बाकी जो सेलेक्ट नहीं है उनको लगता है कि यार हम तो कुछ है ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी घूम फिर कर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल से भी पढ़ रहे हैं तो लगातार आपके वहाँ पे एक सुविधा मिलती है बाबू, ठीक है। अपने को कभी भी वैसा मत समझिएगा कि हम बेकार हैं, ठीक है ना। जो हैं अच्छे हैं, ठीक है। अपने को बेकार कभी मत समझना कि सामने वाला का हो गया मेरा नहीं हो पाया तो मैं बेकार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेकार नहीं हो, ठीक है, आप सबसे अच्छे हो। तो आपको अच्छा बनना है, खुद को बनाना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है। 4 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है।
सवाल कर रही है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को, ठीक है। अब एक अंक की छोटी संख्या क्या होती है बाबू, आपको पता होगा, एक अंक की छोटी संख्या। अब शुरुआत होती है एक अंक की छोटी संख्या, ठीक है, 2 अंक की छोटी संख्या, आपको पता होगा 2 अंक की छोटी संख्या, ठीक है, फिर 3 अंक की छोटी संख्या आएगा, 3 अंक की छोटी संख्या, ठीक है, 3 अंक की छोटी संख्या। तो देखिए 2 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है, क्योंकि 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। 3 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 3 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखो 99 के बाद क्या आएगा, 99, जैसे 9 के बाद क्या आता है बाबू, 10, तो यहाँ पे 2 अंक शुरुआत हो जाती है ना, 10 की 2 अंक की शुरुआत हो गई। उसी तरह 3 अंक में 99 के बाद क्या आता है बाबू, 100, तो ये 3 अंक की शुरुआत हो गई। मतलब जहाँ से 3 अंक की शुरुआत हो रही है वही क्या है, 3 अंक की छोटी संख्या है। तो उसी प्रकार 4 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, तो 4 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, तो 4 अंक की छोटी संख्या भी क्या हो जाएगी, 1 के आगे कितने शून्य, 3 शून्य। 3 अंक की छोटी संख्या में तो 1 के आगे डबल शून्य, 4 अंक की छोटी संख्या तो 1 के आगे ट्रिपल शून्य, 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 के आगे 1 शून्य। तो 4 अंक की छोटी संख्या आपको मिल गई, कितनी है, 1000। 1000 ही क्या है, 4 अंक की छोटी संख्या है। किसमें बदलना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बदलना है, हमने आपको बताया था। अब 1000 को आपको बदलना है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपको पहले भी बता चुका हूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, इससे पहले भी हमने एक वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है ना, 11, 13, 17, 19, इस तरह 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लिखते आप करते करते याद हो जाएगा, क्योंकि लसा हम क्या करते हैं, ये लसा के क्या हैं, ये लसा के हथियार हैं, ठीक है ना, यही लसा के परमाणु बम है, इसी को हम लगाते हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7, इसी से हम लसा लगाकर हल करते हैं, ठीक है। तो लसा निकालने क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी और से भाजित नहीं होती हैं, अभाज्य हैं, किसी और से भाजित नहीं होंगी, इन्हें किसी और से काटा नहीं जा सकता, या तो ये स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। तो इसी में हमें क्या करना है, 1000 को तोड़ना है। तो 1000 को बाबू देखो, अब आप इसका एलसीएम निकालिए तो उस तरह करिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब देखिए परीक्षा में है, परीक्षा में जल्दीबाजी करनी है तो कैसे करेंगे, 1000, तो 1000 का क्या करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहा में 100, दहा में 1000। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 5 10, इस 10 को भी लिख दीजिए, 2 5 10, इस 10 को भी लिख दीजिए, 2 5 10। तो देखो 2 कितनी बार हुआ, 1 2 3 बार हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 को 3 बार लिखो एक जगह। 5 भी 3 बार हुआ है तो 5 को भी लिखो एक जगह। इस तरह क्या हो गया, यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने 4 अंक की छोटी संख्या अर्थात 1000 को व्यक्त कर दिया। इस तरह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सवालों को हल करते हैं। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कृपया इस चीज़ को अगले वीडियो में फिर से समझा दीजिए, इसके कंसेप्ट को हमें यह चीज़ दिक्कत हुआ है, हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। किसी प्रकार का कोई आपको सजेशन देना हो कि कुछ यहाँ पे कमी है, मतलब क्या करना है, और भी क्वेश्चन को या और भी बेसिक को हमें ऐड करना चाहिए कि बेसिक जानकारी और भी सर इसमें बढ़ा दीजिए, तो और भी बढ़ा दिया जाएगा, या कुछ फास्ट हो या धीमे है तो वो भी आप बता सकते हैं। जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। इस तरह हम 2022 के सारे जितने भी सवालें हैं उन सबको हल कर चुके हैं। आगे हम 2021 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे PYQ सीरीज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।